फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी तक आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी थी रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर आपने पढ़ी थी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर आप लोगों ने इनको मिलाकर पढ़ा जिसको आप लोग बोलते हो रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद आपने पढ़ी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके अंदर आपके पास होती है वाइब्रेशन रमन और रोटेशन रमन। उसके बाद आपने पढ़ी थी कुछ ब्रांचेस OPQRS ब्रांचेस, और साथ में हमने देखा था एक रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ डिफरेंसेस देखेंगे रमन और IR के बीच में और रमन और फ्लोरोसेंस के बीच में, जिसके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस भी आ चुके हैं CSIR नेट के अंदर भी और आपके गेट एग्जाम के अंदर भी। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 27 of physical spectroscopy. अभी तक हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन रमन एंड IR, उसके बाद कुछ डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन रमन एंड फ्लोरोसेंस। ये सारे के सारे टॉपिक आप लोग पहले कवर कर चुके हो। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है आप लोग पढ़ चुके हो, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है आप लोग पढ़ चुके हो, फ्लोरोसेंस क्या होता है इसको भी आप लोग पढ़ चुके हो। मैंने इसको कहां पर पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, फोटोकेमिकल रिएक्शन टॉपिक के अंदर। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में मैंने वहां पढ़ाया था आपको फ्लोरोसेंस क्या होता है, फास्फोरेसेंस क्या होता है। तो आप लोग उस लेक्चर को जरूर देख लो, मैं यहां पर आपको ऊपर आई बटन दे दूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर आप लोग डायरेक्टली फोटोकेमिकल रिएक्शन के लेक्चर को देख सकते हो। एक बार आप लोगों ने समझ लिया कि आखिर फ्लोरोसेंस क्या होता है, उसके बाद आप लोग डिफरेंसेस को भी समझ पाओगे कि आखिर रमन के बीच में और फ्लोरोसेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और इन डिफरेंसेस के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके CSIR नेट एग्जाम के अंदर और आपके गेट एग्जाम के अंदर। आप लोग चाहते हो कि इन क्वेश्चन से आप लोग पॉजिटिव मार्क्स यानी कि करेक्ट ऑप्शन तक आप लोग पहुंच पाओ, आप लोग यहां से स्कोर करना चाहते हो, तो आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप लोग इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे करेक्टली, वरना आप लोग यहां से नेगेटिव मार्क्स ही स्कोर करने वाले हो। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये पूरा कोर्स सबसे पहले तो आपको कंप्लीटली देखना है, आपको नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं और उन शॉर्ट नोट्स को आपको कम से कम 2 या 3 बार आपको उसको कंप्लीटली रिवाइज करना है। साथ में आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। 90% ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको लेक्चर सीरीज के अंदर करा देता हूं। कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं जो आपके पास बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं, उनको आप लोग प्लीज खुद प्रैक्टिस कर देखो और आपको रिवीजन बार बार करनी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वैसे भी आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। तो मैं आपको अभी तक काफी यूनिट्स कंप्लीट करा चुका हूं फिजिकल केमिस्ट्री की। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3, यानी कि आपकी यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुकी है, 3 भी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी 4 भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपकी थर्मो कंप्लीट हो चुकी है, आपकी केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो चुकी है, आपकी स्टैटिस्टिकल थर्मो कंप्लीट हो चुकी है, आपकी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जल्दी कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद इलेक्ट्रो हमारी चल रही है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपकी एनालिटिकल कंप्लीट होने वाली है, फिर आपकी कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होने वाली है। तो इस सीक्वेंस के अंदर आपके पास लेक्चर्स आने वाले हैं RJ एकेडमी के। क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, 4 कंप्लीट करेंगे, इलेक्ट्रो कंप्लीट करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, एनालिटिकल कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग जाकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी के टॉपिक्स को भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इतनी यूनिट्स यहां से कर ली है तो आप लोग डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने CSIR नेट एग्जाम के अंदर। क्वांटम केमिस्ट्री की 4 यूनिट है और यहां से आपके पास कम से कम भी नहीं तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। थर्मो से आपके पास आने वाले हैं 10 मार्क्स की, केमिकल आपको पूछ जाएगी 10 से 12 मार्क्स की, और उसके बाद पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, न्यूक्लियर है, एनालिटिकल है और साथ में आपके पास यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपने ये सारी यूनिट कवर कर ली तो आप लोग आराम से 100+ स्कोर कर पाओगे। लेकिन आपको सिर्फ ये लेक्चर्स देखने नहीं है, देखने के साथ साथ आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं और उसको रिवीजन भी आपको साथ साथ करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग प्लीज सारे के सारे कर जाना। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेते हो, सारे के सारे आप लोग थ्योरी लेक्चर्स को देख लेते हो, डेफिनेटली आपकी CSIR नेट के अंदर बहुत अच्छी रैंक आने वाली है और JRF भी आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन रमन एंड IR। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आपको वीडियोस को लाइक करना है। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशंस भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। कोई भी डाउट आपको आए तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहां पर टाइमली रिप्लाई करता रहता हूं। तो सबसे पहले डिफरेंस मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि रमन के अंदर लोग बात करते हो स्कैटरिंग की और IR के अंदर बात करते हो एब्जॉर्प्शन की। आपको पता भी होगा कि IR के अंदर आपके पास अगर मॉलिक्यूल n=0 के अंदर है तो आपके पास बाहर से लाइट आती है, क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपका पार्टिकल कहां चला जाएगा, n=0 कहां चला जाता है, n=1 के अंदर चला जाता है। लेकिन रमन के अंदर इस तरीके से नहीं होता। पहले आपके पास लाइट आती है, वो टकराती है, टकराने के बाद
आपका मॉलिक्यूल एक वर्चुअल स्टेट में चला जाता है और फिर वो क्या होता है, वापस से आता है। तो आपके पास क्या होता है, एक 2 फोटोन प्रोसेस होता है और यहाँ पास क्या होता है, एक सिंगल फोटोन प्रोसेस होता है। अगर मैं बात करता हूं सिलेक्शन रूल की, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, चेंज इन पोलराइजेशन होना चाहिए। वहीं आईआर के पास क्या होता है, चेंज इन डाइपोल मोमेंट होता है ड्यूरिंग वाइब्रेशन। ये सारी की सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद आप लोग पढ़ चुके हो रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन कि कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन सा वाइब्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको आईआर देगा और कौन सा वाइब्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देने वाला है। CO2 का हमने एग्जांपल लिया था और इस एग्जांपल के जैसे आपके पास आने वाले हैं और एग्जांपल्स आने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर। आपके पास एग्जांपल ऐसा ही आएगा, लीनियर मॉलिक्यूल होगा, आपके पास क्या होगी, वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। रमन लाइंस आर वीक सो वी नीड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपके पास आपको पता है कि रमन स्पेक्ट्रा वीक होता है, आपकी लाइंस वीक हो, आपको क्या जरूरत पड़ती है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। वहीं जनरली वी यूज डाइल्यूट सॉल्यूशन इन केस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर मैंने यहाँ पर लिखा फोर्थ पॉइंट दैट वाटर कैन बी यूज एज सॉल्वेंट बिकॉज इट्स ओन रमन स्पेक्ट्रा इज वेरी वीक। वाटर का खुद का रमन स्पेक्ट्रा बहुत वीक होता है, तो वो आपके पास जो रिजल्ट्स होते हैं उसको इंटरप्रेट नहीं करता। यानी कि आप लोग यहाँ पर वाटर का यूज कर सकते हो एज ए सॉल्वेंट, बट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेते वक्त आप लोग वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपके पास ही इंटरफियर करने वाला है। क्योंकि वाटर क्या होता है, ओ आपके पास यहाँ क्या सिंगल बॉन्ड है, आपके साथ सिंगल बॉन्ड होता है, तो आपके पास इन दोनों बॉन्ड की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, क्या कर लेता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो आपके पास इसके भी बैंड राइज हो जाएंगे। यानी कि आप जिस मॉलिक्यूल को पढ़ना चाहते हो, आपके सैंपल जो मॉलिक्यूल होता है उसकी स्टडी आप लोग इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप लोग वाटर को यहां पर नहीं ले सकते हो। और इस कंसेप्ट से आप लोग आंसर भी कर सकते हो एक सिंपल से जनरल से क्वेश्चन का, दैट व्हाई वाटर कलर इज ब्लू। अगर आप लोग देखते हो समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर, तो आपका पानी का कलर वहां पर ब्लू कलर का क्यों होता है। आप लोग कह रहे हो कि आपका जो पानी का ये मॉलिक्यूल है यह पास क्या करने वाला है, आईआर रीजन की लाइट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये आईआर रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये विजिबल को नहीं करेगा। अगर ये विजिबल को नहीं करेगा तो आपको पानी का कलर दिखता क्यों है। तो बेसिकली आपको जो पानी का मॉलिक्यूल होता है ये आईआर रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता ही करता है, लेकिन साथ में ये यूवी विजिबल लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि पास यहां पर क्या होती है, पास होती है यूवी विजिबल लाइट होती है, पास क्या यूवी है, ये मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, विजिबल लाइट को लिखा हुआ है। विजिबल लाइट को आप लोग ब्रेक कर सकते हो इनटू 7 क्लस को याद कैसे करते हो आप लोग, वीबीओ से इसको याद करते हो, VIBGOR। यहां पास क्या होता है, वर्ड होता है, पास क्या होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरीके से आप लोग विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम को याद करते हो। यहां पास क्या होता है, यूवी विजिबल, पास क्या होने वाला, आगे जाके एक्स रेज होगा, पास क्या होगा, गामा रेज होगा, और यहां पास क्या होने वाली है, आईआर होने वाली है। अगर आप लोग कह रहे हो कि आपके पास जो पानी का मॉलिक्यूल होता है ये क्या करने वाला है, यहां पर इस आईआर रीजन के करने वाला है, एब्जॉर्ब करने वाला है। लेकिन आईआर रीजन के साथ साथ ये यूवी विजिबल लाइट के कुछ कलर से इंटरेक्ट करता है और ये रेड लाइट को, ऑरेंज लाइट को और येलो लाइट को कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी आईआर के लेवल पर क्या होती है, सेम जैसी ही होती है। इसीलिए ये रेड कलर को, ऑरेंज कलर को और येलो कलर का कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिनको इसने एब्जॉर्ब कर लिया है ये क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और बाकी कलर जो आपके पास यहां पर बच जाते हैं पास क्या हो जाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो पानी का कलर होता है क्या होता है, वो ब्लू कलर का होता है। आपके पास ये सारे कलर क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। इनके इंटरमिक्सिंग करने के बाद आपका जो पानी का कलर है वो ओवरऑल एक ब्लू कलर की फॉर्म के अंदर आपको दिख रहा होता है। तो बेसिकली आपके पास यही एक फिनोमिना होता है। फंडामेंटल बैंड इज आईआर रीजन। आपके पास यहां पर क्या होते हैं, वाइब्रेशन के अंदर लेवल होते हैं, n = 0 पास यहां पर होने वाला है। आपके पास यहां क्या होता है, n = 0 पास क्या होता है, n = 1 होता है, पास यहां क्या होता है, n = 2 होता है, और यहां पास क्या होने वाला है, n = 3 होने वाला है। आप लोग बोलते हो कि आपका पार्टिकल n = 0 के अंदर है तो कहां जाएगा, n = 1 के अंदर, जैसे क्या बोलते हो आप लोग, फंडामेंटल बैंड बोलते हो। लेकिन आप लोग कहते हो कि आपके पास यहां पर क्या होता है, डेल्टा n = +-1 भी अलाउड होता है, +-2 भी अलाउड होता है, बस +-3 भी अलाउड होता है। यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो n = 0 से n = 2 के अंदर भी चला जाएगा, लेकिन आपको यहां पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट देनी पड़ती है। तो अगर आपके पास यहां पर पानी का ये मॉलिक्यूल होता है और इस पानी के मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपके पास आईआर रीजन की लाइट आएगी, क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद आपके पास क्या राइज होता है, फंडामेंटल बैंड राइज होगा। यानी कि आपका मॉलिक्यूल कहां चला जाएगा, n = 0 से n = 1 के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आपका पानी का मॉलिक्यूल रेड लाइट को, ऑरेंज लाइट को, येलो लाइट को एब्जॉर्ब करके कहां चला जाएगा, वो n = 0 कहां चला जाएगा, सीधा वो n = 2 में चला जाएगा। यानी कि आपके पास यहां पर क्या हो जाएंगे, ओवरटोन्स भी आपको मिलने लग जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपका ट्रांजिशन हो रहा है n = 0 से n = 1 के अंदर, यानी कि आपके पास यहां पर क्या होगा, डेल्टा n = +-1 होगा, पास क्या होता है, फंडामेंटल बैंड होने वाला है। पास यहां पर क्या होगा, n = 0 कहां जाओगे, n = 1 के अंदर जाओगे। लेकिन अगर आपका ट्रांजिशन हो रहा है n = 0 से 2 के अंदर, 0 से 3 के अंदर, 0 से 4 के अंदर, तो यहां पास क्या होते हैं, ओवरटोन्स होते हैं। और ओवरटोन्स को करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यानी यहां पास क्या हो जाएगी, आईआर से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, पास रेड की होती है, ऑरेंज की होती है, येलो की होती है। तो आपके पास रेड लाइट, ऑरेंज लाइट और येलो लाइट पास क्या होती है, यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास यहां पर क्या होते हैं, ओवरटोन्स हो जाएंगे। एंड ओवरटोन्स गोज इनटू यूवी विजिबल रीजन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट टेक्स प्लेस। और क्योंकि आपके पास यहां पर ये क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो जो आपके पास यहां पर बच जाती है, इनका क्या होगा, स्कैटर
स्कैटर्ड होगा और स्कैटर्ड होने की वजह से आपको ओशन के अंदर पानी का जो कलर है क्या देखने को मिलता है, आपको ब्लू कलर का वो देखने को मिलता है। तो बेसिक आपके पास एक कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट के ऊपर से भी आपके पास गेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आपके पास ये आया था कि जब आपके पास ओशन का पानी का कलर आपके पास ब्लू होता है तो उस केस के अंदर आपके पास फंडामेंटल बैंड की वजह से वो होता है या फिर आपके पास वो ओवरटोन की वजह से होता है। तो बेसिकली वो ओवरटोन्स की वजह से होता है। समुद्र के अंदर पानी का ब्लू कलर ओवरटोन्स की वजह से होता है, वो फंडामेंटल की वजह से नहीं होता, क्योंकि फंडामेंटल किसी वजह से आया आपके पास IR रीजन की लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद आया है। लेकिन ब्लू कलर किसकी वजह से आया, जब उसने रेड को ऑब्जर्व किया है, येलो को किया है और ऑरेंज को किया है, और इसकी वजह से आपके पास क्या आते हैं, ओवरटोन्स आते हैं। तो बेसिकली ओवरटोन्स की वजह से ही आपके पानी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर एक ग्लास के अंदर पानी को लेकर चलोगे तो आपको ग्लास के अंदर पानी का जो कलर है वो कभी भी ब्लू देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लास के अंदर पानी के इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते कि वो लाइट को स्कैटर्ड करवा पाए। ओशंस के अंदर आपके पास पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो वहां पर स्कैटरिंग ज्यादा होती है, इसलिए आपको क्या देखने को मिलता है, ब्लू कलर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग ग्लास के अंदर या फिर छोटे कंटेनर के अंदर पानी को लोगे तो आपको वो कलरलेस ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर वो IR रीजन को ही क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। वहां पर वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, और करता भी तो आपके पास स्कैटरिंग ज्यादा नहीं होती, इसकी वजह से आपके पास ब्लू कलर नहीं आता है। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है डिफरेंस नंबर 5, मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ रमन आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड क्वार्ट्ज। जब आप लोग लैब के अंदर करोगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका जो ऑप्टिकल पार्ट होता है वो आपका बना हुआ होता है ग्लास से और क्वार्ट्ज से। वहीं आपके पास यहां पर क्या होता है, ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ IR इज मेड अप ऑफ KCl एंड KBr। आपके पास यहां पर क्या होती है, KCl की पैलेट्स होती है। पैलेट के भी हम लोग क्या करते हो, सैंपल लगाते हो, फिर आप लोग क्या करते हो, उसको हाई प्रेशर अप्लाई करते हो और फिर आप लोग उसको IR की स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन के अंदर लगते हो। जब आप लोग लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे तो अगर आप लोग जब इसको लैब के अंदर देखोगे तो वहां पर आप लोग इन पॉइंट को भी आराम से समझ पाओगे। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट समटाइम्स फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन रमन रीजन विच क्रिएट डिफिकल्टी। आप लोग रमन स्पेक्ट्रा के अंदर बोल रहे थे कि आपका जो मॉलिक्यूल है जब वो यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद आपका मॉलिक्यूल एक वर्चुअल स्टेट के अंदर चला जाता है। अगर वो वर्चुअल से वापस आ जाएगा उसके अंदर क्या बोलते हो, रमन इफेक्ट बोलते हो। लेकिन मैंने यहां पर बना रखा है डायग्राम, पहले आप डायग्राम को देख लो, सब समझाता हूं आपको मैं। लेकिन अगर आपका पार्टिकल, मान लो पास पार्टिकल कहां पर है इस टाइम के ऊपर, आपके पास यहां पर ग्राउंड स्टेट के अंदर है, आपके पास पार्टिकल स्टार्टिंग के अंदर कहां पर है, आपके पास बिल्कुल यहां पर इस n=0 के अंदर है। अगर ये पार्टिकल ने क्या किया, यूवी लाइट को यहां पर एब्जॉर्ब कर लिया, कहां चला जाएगा, वर्चुअल के अंदर चला जाएगा, वापस कहां जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। अगर वापस से उसी स्टेट के अंदर, इसमें क्या बोलता हूं, रेले लाइन बोलता हूं। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या हो गई है, कम हो गई है, फोटोन की यहां पर क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। अगर कम होगी और ज्यादा होगी, इसमें क्या बोलने वाला हूं, स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन बोलने वाला हूं। लेकिन आपका पार्टिकल जो कि अभी n=0 के अंदर था, जब ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद ये वर्चुअल स्टेट को क्रॉस करने के बाद कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो वहां से वापस क्या हो जाती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी हो सकती है। इसको आप लोग पढ़ चुके हो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। आपके पास वहां पर क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, इसे आप लोग क्या डालते हो, लाइट को डालते हो, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल वापस क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो बेसिकली आपके पास क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। अगर आपका मॉलिक्यूल यहां पर एक्साइट होने के बाद वापस से नीचे आ जाता है, क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। वहां पढ़ चुके हो कि आखिर फ्लोरोसेंस क्या होता है, फास्फोरेसेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर पढ़ चुके हो। प्लीज आप लोग केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर देख लो, तभी आप लोग इस टॉपिक को बड़े आराम से समझ पाओगे। तो अगर आपका मॉलिक्यूल यहां पर स्टार्टिंग के अंदर n=0 के अंदर है और n=0 से वो कहां चला गया, एक्साइट होकर चला गया है ऊपर वाले स्टेट के अंदर, और उसके अंदर भी आपके पास अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं। यानी कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर भी आपके पास अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं। तो अगर आपका पार्टिकल यहां पर चला गया है सबसे ऊपर वाले लेवल के अंदर, फिर वो आएगा नीचे लेवल के अंदर, फिर आएगा नीचे लेवल के अंदर, नीचे लेवल के अंदर, तो इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर क्या होती है, कुछ ना कुछ हीट बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है। आप लोग याद रखना के पास क्या होते हैं, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं। यानी कि यहां पर आपके पास फोटोन्स रिलीज नहीं होंगे, लेकिन आपके पास यहां पर हीट रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर आपकी एनर्जी कम हो गई है तो निकलने वाला फोटोन आपके पास क्या होने वाला है, यहां पर कम फ्रीक्वेंसी का होने वाला है। लेकिन फ्लोरोसेंस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास यहां पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ही होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटोन का पास यहां पर क्या होने वाला है, एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा। वो सेम फोटोन के पास आपके पास पार्टिकल ऊपर जाने वाले पास नीचे आ जाएगा। यानी कि आपके पास ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल फोटोन प्रोसेस होता है। और हमारे पास क्या होता है, 2 फोटोन प्रोसेस होता है। इसको मैंने आगे लिखा हुआ है रमन और फ्लोरोसेंस के डिफरेंसेस के अंदर, तो वहां पर जाकर मैं इसको आपको कवर नहीं कराऊंगा, मैंने आपको ये चीज यहां पर बता दी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट देयर इज नो सच केस इन IR। IR के अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाती, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की लाइट देनी पड़ती है, और आपके पास जो IR रीजन है उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बस कम होती है। यानी आपके पास क्या होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। नेक्स्ट पर मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज एक्टिव, आप लोग पढ़ चुके हो, एंड होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज इनएक्टिव, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। क्या होता है, आपके पास यहां पर डायपोल मोमेंट नहीं होता, और अगर आपका डायपोल मोमेंट नहीं है तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, IR इनएक्टिव हो जाएगा। वहीं आपके पास क्या होते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं, इसको आप पहले ही पढ़ चुके हो जब आपने पढ़ी थी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट
प्योर सब्सटेंस इज जनरली रिक्वायर्ड, मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉट मच डिग्री ऑफ प्योरिटी इज रिक्वायर्ड। यहां पर प्योरिटी रिक्वायर्ड इसलिए है क्योंकि आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, तभी आपके पास स्कैटरिंग हो सकती है। तो आपको 8 पॉइंट याद करने हैं, इसके ऊपर से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके गेट के एग्जाम के अंदर, आपके CSIR नेट के एग्जाम के अंदर। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखे हुए हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन रमन एंड फ्लोरोसेंस। तो फ्लोरोसेंस क्या होता है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप लोग प्लीज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आपका फ्लोरोसेंस क्या होता है। तो रमन बेसिकली क्या होता है, पास ये होता है 2 फोटोन प्रोसेस, आपके क्या होता है, सिंगल फोटोन प्रोसेस होता है। ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। उसके बाद स्पेक्ट्रल लाइंस हैव फ्रीक्वेंसी लेसर और ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। पढ़ चुके हो कि आपके पास जो इंसिडेंट लाइट आएगी वो घटकर और बढ़कर निकल सकती है, यानी कि जो लाइट आपके पास स्कैटर्ड हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है आपकी इंसिडेंट वाली से। लेकिन यहां पर क्या होने वाला है, हमेशा आपके पास कम ही होने वाली। आप देख चुके हो कि जब आपका पार्टिकल n = 0 से ऊपर जाएगा तो उसके बाद इस प्रोसेस के अंदर आपके पास यहां पर क्या होती है, कुछ हीट रिलीज होगी, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसीलिए फ्लोरोसेंस के अंदर आपके पास जब लाइट बाहर निकल रही होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में से आपके पास क्या होती है, कम होती है। फ्रीक्वेंसी बोला फिर क्या बोल सकते हो आप लोग, एनर्जी भी बोल सकते हो। फ्रीक्वेंसी के कम होने वाला आपके पास क्या होता है, वेवलेंथ का बढ़ना होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके वेवलेंथ के। फिर नेक्स्ट पर मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ रमन लाइंस डिपेंड अपॉन द इंसिडेंट रेडिएशन नॉट ऑन द नेचर ऑफ स्कैटरर। आपके पास जो यहां पर स्कैटरर होगा इसके नेचर के ऊपर आपके पास यहां पर कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ वो डिपेंड करेगी कि आपके पास जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो बढ़कर निकलेगी या फिर घटकर निकलेगी। स्कैटरर के नेचर के ऊपर वो बिल्कुल भी यहां पर डिपेंड नहीं कर रही होती है। वहीं आपके पास जो होती है फ्लोरोसेंस वापस क्या होती है, स्कैटरर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। रमन लाइंस आर वीक, इसको आप लोग पढ़ चुके, बस क्या होती है, वीक होती है। वहीं फ्लोरोसेंस क्या होती है, हाई इंटेंसिटी रिलेटिव टू रमन। तो ये पॉइंट्स भी आपको सारे के सारे पता होना चाहिए कि आखिर रमन के अंदर और फ्लोरोसेंस के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। आई होप कि आप लोग इस डायग्राम में समझ पाए होंगे आखिर फ्लोरोसेंस क्या होती है, बट अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो फिर से बोल रहा हूं, केमिकल काइनेटिक्स का आप लोग प्लीज लेक्चर देख लेना। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले यहां से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बाद आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएगा। तो आने वाली क्लासेस आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 लेक्चर्स आने वाले हैं, बट ध्यान रखो अगर आप लोग चाहते हो CSIR नेट के अंदर अच्छा स्कोर करना तो आपको बड़े वाले टॉपिक्स बार बार रिवाइज करने हैं। आपको क्वांटम केमिस्ट्री की 4 यूनिट जो मैंने आपको कराई है आपको करनी पड़ेगी, बार बार आपको रिवाइज करना है। अगर आपने इसको बार बार रिवाइज कर लिया तो समझ लेना कि आपके 30 मार्क्स जो है आपके पास पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आपको थर्मो को रिवाइज करना है, स्टैटिस्टिकल को रिवाइज करना है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को रिवाइज करना है, केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज करना है, आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को बार बार रिवाइज करना है। सारे के सारे फॉर्मुलेज आपके टिप्स के ऊपर होने चाहिए, सारे के सारे फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आरजे एकेडमी के ऊपर आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स मिल रहे हैं तो जब भी आप लोग एक अच्छी कोचिंग को आप लोग बाय करोगे तो उसके अंदर भी आपको इतने लेक्चर्स ही देखने को मिलते हैं, आपको इतने लेक्चर्स ही देखने को मिलेंगे, थर्मो के अंदर भी, स्टैटिस्टिकल के अंदर भी। ऑन एन एवरेज मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप लोग कहीं अच्छी जगह जाकर पढ़ोगे तो आपको इतने लेक्चर्स देखने को मिलते हैं। आपको समझ कर चलना पड़ता है, तभी आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर चले जाओगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होकर चले जाओगे, और आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग नेट निकाल पाओगे, तो वो आपके पास होने वाला नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ 70 मार्क्स तक या फिर 80 मार्क्स के ऊपर आके अटक जाओगे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़कर जाओगे, आप लोग पूरा सिलेबस को कवर नहीं करोगे, तो आपके पास पेपर आप हो जाएगा, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ 70-80 मार्क्स कर पाओगे। आप लोग कभी भी यहाँ पर 130+ स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग चाहते हो 130+ स्कोर करना तो आपके पास जो 3 ब्रांचेज है, फिजिकल की है, ऑर्गेनिक की है और इनऑर्गेनिक की है, इसके अंदर से आपको एक ब्रांच कंप्लीटली पढ़नी पड़ेगी ताकि आप लोग किसी एक ब्रांच के अंदर से एटलीस्ट 80 to 90 मार्क्स स्कोर कर पाओ। और आरजे एकेडमी के ऊपर जो कोर्स आपको दिया जा रहा है, आपके पास अगर फिजिकल 107 मार्क्स की आएगी तो आप लोग यहां से 107 मार्क्स ही स्कोर करोगे। अगर आप लोग मान कर चलो कुछ मार्क्स कम हो जाएंगे तो उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 मार्क्स आप लोग यहां से आराम से स्कोर कर पाओगे। उसके बाद आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है और साथ में आपके पास पार्ट ए भी है। तो 90 से आपको कहां पर जाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 130 तक जाना है, तो वो आपकी जर्नी बड़े आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फिजिकल के अंदर 90 मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसके लिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कंप्लीटली पढ़ने पड़ेंगे। आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग आरजे एकेडमी के ऊपर से किसी कोर्स को पढ़ रहे हो तो उस कोर्स के लिए आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ उस कोर्स को देख लो, जितनी बातें मैं नोट्स के अंदर लिखवा रखी है उनके नोट्स आप लोग बना लो, शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लो और उसको रिवाइज करते रहो। बुक्स पढ़ने का आपको आगे जाकर लाइफ के अंदर बहुत टाइम मिलेगा। जब आपका नेट आपका जरा क्लियर हो जाएगा, आप लोग पीएचडी कर रहे होगे तो उस टाइम पर बहुत सारा टाइम होगा, तब आप लोग बुक्स को पढ़कर अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो या फिर अपना कंटेंट खुद का बना सकते हो अगर आपको आगे जाकर टीचिंग करनी है। बट अभी के लिए आपके पास जो नोट्स यहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ये आपके पास मोर देन सफिशिएंट होने वाले हैं। नोट्स में आपको एज ए पीडीएफ नहीं दे रहा हूं, बट आप लोग इसको एज सच बिल्कुल सेम आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देखकर बना सकते हो और अपनी रिवीजन आप लोग बड़े अच्छे से कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर रमन के बीच में, आईआर के बीच में और फ्लोरोसेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत छोटा लेक्चर था आज का, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही स्टार्ट करेंगे और 4-5 लेक्चर के अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये पूरी आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आपको
लेक्चर पसंद आएगा, लेक्चर पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल के ऊपर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करते हो आपको पता क्या करना है, आपको बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचती रहे। कोई भी डाउट आपको है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।